काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि निचली जाति के लोग अंग्रेजों को बतौर किराएदार जब अपने घर पे रखना शुरू करते हैं तो उससे होने वाली आमदनी से उनका जीवन स्तर लगातार ऊपर उठता चला जाता है, जिसे घाट पर रहने वाले ब्राह्मण परिवार भी नोटिस करते हैं। उनके मन में भी इच्छा आती है कि क्यों नहीं वे भी अंग्रेजों को अपने घर जो है वो बतौर किराएदार रखें और अपना जीवन स्तर ऊपर उठाएं। लेकिन उन्हें डर होता है पाणे धर्मनाथ शास्त्री का। तब एक दिन कन्नी गुरु जो है अपने साथ एक फ्रेंच महिला मादलेन को लेकर पहुंचते हैं और उन्हें संस्कृत सिखाने की गुजारिश करते हैं। धर्मनाथ शास्त्री मान भी जाते हैं मादलेन को संस्कृत सिखाने के लिए। तभी कन्नी गुरु कहते हैं कि उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो यदि शास्त्री जी चाहें तो वे उनके घर पर रह सकती हैं। एपिसोड हमने यही खत्म किया था कि शास्त्री जी का रिएक्शन क्या होगा। आज के एपिसोड में हम उसको जानेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से ले रही हूं। शास्त्री जी खड़े हो गए। ये मेरी पूजा का समय है, इस वक्त चलो, कल आना। नहीं, कल नहीं, परसों। कल तो शनिवार है, संकट मोचन का दिन। कन्नी और मादलेन ने चरण स्पर्श किया और बाहर आए। जैसे ही मादलेन के साथ कन्नी गली में गुम हुए, वैसे ही बैठक में शास्त्री जी का पूरा परिवार जुट आया। 3 बच्चियों, 2 बच्चे और पढ़ाइन। शास्त्री जी पुलकित थे। वे चौकी पर बैठे थे और बच्चियां उनके पेट और पीठ पर कूद रही थीं। विद इन ब्रैकेट, ये दूसरी शादी थी शास्त्री जी की, काफी लेट। पहले से एक लड़की और एक बेटा था। दोनों की शादी हो गई थी। 6 महीने हुए। बेटा अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया था। बैठो सावित्री, ऐसा लगता है कि दिन फिरने वाले हैं। पढ़ाई चुप और चिंतित। अगर कोई अंग्रेज होता तो वे चिंतित ना होती, लेकिन अंग्रेजन, और अंग्रेजन भी वे जो कन्या विद इन ब्रैकेट कन्नी जैसे लफंगा और लुच्चा के साथ घूमे। उन्होंने किवाड़ की दरार से उसकी जवानी और आंखों और हंसी देखी थी। वे अपने पंडित की घटिहाई और छिनार पने से भी परिचित हो चुकी थी। अगर उनकी आदतें ठीक ठाक होती तो बेटा बहू के साथ घर से न गया होता। लोग तो यही समझते हैं कि सौतेली माँ का व्यवहार ठीक नहीं था। तो ये बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि पुरुष जो है अपने आप छुपाने के लिए हमेशा औरतों के ऊपर सारा दोष मढ़ दिया करते हैं। और कितनी चतुराई से पंडित जी ने अपनी छिछोर पने को छुपाने के लिए सौतेली माँ का स्वांग रच दिया होगा। आज ही शाम को खाने पर आएगा कन्नी, जरा जम के खिलाओ उसे, पैसा मत देखो। बुलाया तो परसों है, आज क्यों आएगा? शास्त्री जी हंसे रहस्यपूर्ण ढंग से। सारा कुछ तुम ही समझ लोगी। अरे अभी बातें ही कहां हुई हैं, मैं ही था एक पढ़ाने वाला। जरा सोचो, मैं कहीं और क्यों नहीं गया? दूसरों के यहां भी तो जा सकता था। और आज का मत देखो, कल की सोचो। एक बार शुरू हो गया तो बंद नहीं होने वाला। इसीलिए नीति यही कहती है कि अगर वह हमारा ध्यान रखता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरीके से ध्यान एक दूसरे का रख रख के ना इन लोगों ने सब चीजों के ऊपर, संसाधनों पर कब्जा हासिल कर लिया है। सारे संस्थाओं पर इन्हीं का कब्जा है, सिर्फ इसी वजह से कि ये लोग एक दूसरे का ध्यान बहुत ज्यादा रखते हैं। पंडित का उत्साह देखकर पढ़ाई परेशान हो रही थी और बेचैन भी। जगो मल्लाह को देखो, खोबार थी उसकी कोठरी, घिन बढ़ती थी उधर ताकते हुए, मतलब घिन आती थी उसके घर की तरफ देखते हुए। अब कितने साफ सुथरे कमरे हैं और कितने अच्छे बच्चे मोहल्ले में हैं। किसी बाभन के ऐसे बच्चे वैसे तरह तरह की डिजाइन वाली पेंट शर्ट पहनते हैं, कान में मशीन लगाए गाना सुनते हैं। पहली रात लड़ाई झगड़े और चिल्लपो मचाए रखते थे, अब देखती हो पढ़ते लिखते भी दिखाई देते हैं। और उनकी औरतें और बेटियां कितनी गंदी की कैद आती थी और अब सामने से गुजरती हैं तो कैसे अगरबत्ती की सुगंध आती है। 6 महीने में तुम भी ये सब कर लेना और भी जो चाहो कर लेना, कौन देखता है? मुझे तो चौका चूल्हा से ही फुर्सत नहीं, पढ़ाई ने कुड़ कर कहा। 6 महीने? शास्त्री जी पढ़ाई की बुद्धि पर हंसे, बच्चियों को कमरे से खदेड़ कर बाहर किया और बैठ गए। देखो पागल भई हो क्या? ध्यान से सुनो,
क्या नाम है उसका? मादलेन। तो मादलेन लॉज में रहना नहीं चाहती, पेइंग गेस्ट होना चाहती है। लॉज का जितना किराया है उतने में अगर रहना खाना नाश्ता चाय नहाना धोना सब हो जाता हो तो क्या बुरा है? पढ़ाई कुछ सोच में पड़ गई, संदेह से पंडित जी को देखती रही। थोड़ी देर बाद बोली, तो किसके घर में रख रहे हो उसे? इसी घर में। अपने घर में और कहां? इतना सुनना था कि पढ़ाई सचमुच पागल हो गई। वे पंडित को घूरती रही कि तमतमाया चेहरा लिए खड़ी हो गई, फुफकारती हुई, अरे बेशर्म, बेहया, फूंक कर चाटने वाले! कल तक मोहल्ले में घूम घूम कर इन अंग्रेजनों को मलेच्छ और जानवर कह रहे थे कि साले नहाते धोते नहीं, झाड़ा फिरते हैं तो कागज से पोंछ कर फेंक देते हैं, गौमांस खाते हैं, राक्षस है। तुम्ही ने बताया था इटली वाली अंग्रेजन के बारे में जो रीवा कोठी के बगल में रहती थी। कौन कहता था कि छिनार है, मर्द के बिना नींद नहीं आती। क्षमा प्रार्थी हूँ। हर रात एक मर्द चाहिए उसे, खिड़की खोलकर देखती रहती है और किसी न किसी लड़के को फंसा कर ले जाती है। कौन कहता था ये सब? कहते थे या नहीं तुम? और सुनो, नुक्कड़ वाले दुबे का तो बड़ा मकान था। वे जब एक अंग्रेज को रखना चाहते थे तो क्यों आसमान सिर पर उठाया था तुमने? और वह दाढ़ी वाला अंग्रेज, वह तो बाल बच्चा वाले भी थे, बीवी भी थी उसके साथ। उपाध्याय जी ने जब उसे कोठरी उठानी चाही किराए पर तो क्यों बलवा मचाया? तब मोहल्ले के लड़के लड़कियां खराब हो रहे थे, धर्म भ्रष्ट हो रहा था। और अब पढ़ाई चिल्ला रही थी पागलों की तरह, इतने जोर जोर से कि सभी बच्चे एक बार फिर दौड़कर बैठक में चले आए। वे कभी मम्मी को देखते तो कभी पापा को। पंडित धीर गंभीर शांत भाव से चुपचाप सुनते रहे और पढ़ाई वह सब बोलती रही जो अब तक नहीं बोल सकी थी। वे झनकती पटकती चीखती चिल्लाती रही। पंडित सिर झुकाए सुनते, अधिक से अधिक बीच बीच में सिर उठाते और मुस्कुरा कर पढ़ाइन को देख लेते। पढ़ाइन अंत में थक कर रोने लगी, फिर उठी और दूसरे कमरे में चली गई। गिर पड़ी चौके पर धम्म से उनकी हिचकियां बैठक तक सुनाई पड़ रही थी। लड़के पतंग और परेता के साथ छत पर चले गए। बच्चियां घर के बगल में पालिका पाठशाला में, वहां उनका मनमाना घर था। जब उनका मन करता था स्कूल जाती थी, जब मन करता था लौट आती थी। स्कूल उनके मन पर था। पत्नी की हिचकियों से विचलित कर दिया था धर्मनाथ को। उन्होंने पद्मासन लगाया और आंखें बंद कर ली, जैसे एक तूफान का झटका था जो चला गया। वे ना हिले ना डुले, अचल स्थिर बैठे रहे। ऐसे मौके पर वे दूसरों को उपदेश देते थे, भगवत गीता का पाठ करो या रामायण का पारायण करो। उत्तराखंड उन्हें कंठस्थ था, लेकिन जिस प्रसंग को वे स्मरण करना चाहते थे वे चित्त की चंचलता के कारण उपस्थित नहीं हो रहा था। मतलब दूसरों को उपदेश देना कितना आसान है, लेकिन उसी सिचुएशन में यदि आप खुद फंस जाएं तो आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। पढ़ाई जब खाने के लिए बुलाने आई तो शास्त्री जी सो गए थे बैठे बैठे। नहीं, भूख नहीं है, उन्होंने कहा। जब पढ़ाई बिना कुछ बोले वापस होने लगी तो शास्त्री जी थके स्वर में बोले, सावित्री यहां आओ, मेरे पास बैठो। पढ़ाई आई और आज्ञाकारी पत्नी की तरह बैठ गई। शास्त्री जी और पढ़ाई की उम्र में 15-16 साल का फर्क रहा होगा। यह उनकी दूसरी औरत थी, गोरी पतली और सुंदर। अगर पंडित ने ताबड़तोड़ 5 बच्चे न पैदा किए होते तो आकर्षक भी रहती। उनकी आंखें सूजी थी और माथे से आई बालों की एक लट नथनों की हवा से बार बार उधरा रही थी। तुमने खाया? पढ़ाई ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो आज साथ खाते हैं। शास्त्री जी उठे और सावित्री के साथ चौके में आए। चौके का मतलब आंगन में जहां छत के नीचे सीढ़ियां आती हैं उसी के नीचे टीन को घेर कर बनाया गया किचन। एक थरिया भात, उसी में एक किनारे साग और एक कटोरा पनियल दाल। जस्ते के भगोने में सारा कुछ सान कर बैठे हैं शास्त्री जी। एक बात पूछें, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही अंग्रेजन से? पढ़ाई ने शास्त्री जी पर नजर डाली और हंस पड़ी व्यंग्य से। हो रही है, क्यों नहीं होगी? ऐसा मर्द कहां मिलेगा किसी औरत को? देह भर भालू जैसा बाल, हंडा जैसा पेट, मेंढक जैसी चाल। अब भी रह गए हो किसी औरत के काम के? अरे अगर मेरे बाप अस्पताल में नहीं मर रहे होते
तो तुम ही एक मर्द नहीं थे मेरे भाग में, फिर क्यों परेशान हो रही हो तुम? परेशान अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए हूं। घर जो भरभंड होगा सो तो होगा ही, बच्चों का कुछ हो गया उस चुड़ैल के आने से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इतना बता देती हूँ। कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं बिला नागा क्यों दर्शन करता हूँ महिषासुर मर्दिनी का? सुनो, कभी बताया नहीं तुमसे, देवी भागवत की कथा है। महिषासुर कितना भयानक, कितना अत्याचारी राक्षस था, जानती हो? देवी देवता ऋषि मुनि सब थर थर कांपते थे उसके डर से। तो दुर्गा जी ने जब उसकी छाती पर पैर रखा और मारने के लिए गणासा ताना, तो हाथ जोड़ दिए महिषासुर ने। माँ, एक विनती है मेरी, मारने से पहले एक वरदान दें कि मेरी जगह बराबर आपके चरणों में रहे। उसी समय माँ ने कह दिया, जाओ अगले जन्म में पंडा बनो, मुझसे पहले तेरी पूजा होगी। नतीजा देख रही हो, किसी को भगवती या भगवान का दर्शन करना होता है तो हमारे पास आता है। क्या समझी? जिस देवी ने हमें वरदान दिया है वह हमारा अहित होने देंगी? तो इस महिषासुर मर्दिनी की कथा से आपको क्या अंदाजा लगता है? इन्होंने सारे कथा पुराण जो है वो अपने फेवर में बना रखे हैं। देवताओं ने इन्हें दिया है वरदान कि हमसे पहले तुम्हारी पूजा हो, और जब किसी को देवता पूजने होते हैं तो वो पंडों के पास जाते हैं, क्योंकि देवता भी तो पंडों के बनाए हुए ही हैं। पढ़ाई कुछ देर मुंह चलाती रही, फिर खाली भगोने को नल के नीचे ठेल दिया। पता क्यों, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है क्रिस्टाइन का घुसना। पढ़ाई ने कुछ सोचते हुए पूछा, वे केदार घाट क्यों छोड़ना चाहती है? वहां रहते हुए भी तो पढ़ने आ सकती है ही कितनी दूर। कुछ कारण है तभी तो। एक तो वह हिंदू परिवार में रहकर भारतीय परिवार को देखना समझना चाहती है। दूसरे, नगर में जब के बीच जो 2-3 घटनाएं हुई हैं उसकी जानकारी उसे भी है। अरे, तुम्हें भी तो है उसकी जानकारी, वह डायना वाली नहीं है क्या? चौके में बैठे बैठे शास्त्री जी पूरी कहानी सुना गए। डायना ऑस्ट्रेलियाई लड़की थी जो बनारस देखने आई थी। यही उसका परिचय हुआ एक प्राइवेट गाइड से, एक शुद्र संस्कारहीन घृणित यादव से। साला हरामी कहीं का, क्षमा प्रार्थी हूं। उसने डायना को बनारस और आसपास का सारा कुछ दिखाया और अपने व्यवहार से उसका विश्वास जीत लिया। एक दिन डायना ने इच्छा जाहिर की कोई गांव देखने की। यादव गाजीपुर का था। वह अपने गांव ले गया। उसके लुच्चे लफंगे दोस्त गोरी चमड़ी देखी तो लाट टपकाने लगे। सबने जबरदस्ती एक रात उसका बलात्कार किया। डायना ने यादव से झगड़ा किया और उसे जेल भिजवाने की धमकी दी। नतीजा ये हुआ कि रात में ही उसकी हत्या करके उसी कमरे में दफन कर दिया। रहस्य खुला 3 महीने बाद, जब डायना का बाप ऑस्ट्रेलिया से अपनी बेटी को ढूंढते हुए आया। दूसरी तो अभी हाल की घटना है, जब दशाश्वमेध के किसी लॉज में एक जापानी लड़की की लाश मिली थी, रस्सी से लटकती हुई। पुलिस आज तक छानबीन कर रही है कि वह हत्या थी या आत्महत्या। और गंगा पार पुल के नीचे अभी अभी जो लाश मिली है सड़ी बजबजाती हुई, उसके बारे में तो तुम्हें मालूम ही है। तो ये सारी घटनाएं हैं जो हमेशा गंगा के घाटों पर होती रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं और यहाँ हम भारतीयों को जो है वो पूरी तरीके से हम लोग संस्कारहीन हैं। ये कहते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ज्यादातर भारतीय जो है वो संस्कारहीन हैं। विदेशियों को देखकर बड़े अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करते हैं। और अभी हाल फिलहाल की घटना तो उत्तराखंड की है, जहां पर एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़के को जापानी कहकर चाकू भोंक दिया। वह विनती करता रहा कि मैं विदेशी नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, बावजूद इसके उसको मार डाला गया। उत्तराखंड जो देव भूमि है, ये सारी घटनाएं वहीं होती हैं जब देवी देवताओं का वास होता है। ये भी गौरतलब बात है। और अभी और भी घटना काशी की है, बनारस की, जहां जापानी लोगों से माफी मंगवाई गई। बताइए, डर लग रहा है ये सब सुनकर। हाथ धुलाते हुए पढ़ाइन बोली, तुम्हें तो मगन होना चाहिए, ऐसा ना होता तो लॉज छोड़कर कौन घर में रहना चाहता। तो इसे कहते हैं आपदा में अवसर। देखो तो क्या थे पांडे धर्मनाथ शास्त्री, घाट की कमाई खाने वाले पंडा,
घाट पर छतरी के नीचे शीशा, कंघी, चंदन, टिकुली, लुटिया में गंगा जल लेकर बैठने वाले पाणे जी। पुरखों ने विरासत में उन्हें दो ही चीजें तो दी थी, एक जजमानी में मिला 2 कोठरी का मकान और घाट पर छतरी के नीचे पत्थर की पटिया। साथ में जीविकोपार्जन के लिए संकल्प कराने की विधि रटा गए थे। ओम विष्णुर्विष्णवो कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तान करते काशी पुण्य क्षेत्रे केदार खंडे निकटे विराजे जहान्वी तटे मासा नाम मासे अमुक वासरे अमुक तिथो अमुक गोत्रो अमुक नाम माहम संकल्प करिष्येत। लेकिन घाट की आय कितनी? चवन्नी अठन्नी जितनी, और वह भी अधिक से अधिक 10 बजे तक, जब तक स्नानार्थी आते थे। उसके बाद की अवधि में पाणे जी शास्त्री भय अपने पौरुख से, मतलब मेरिट, इसी को मेरिट कहते हैं, अपने पौरुख से और मारवाड़ी जजमान की कृपा से संस्कृत पाठशाला में अध्यापक। लेकिन अध्यापक की आय कितनी? जिए जाओ जितनी। लेकिन आचार्य होना पड़ेगा, नाना विषयों में नाना आचार्य, समाज के हर तबके के लिए, और हर कोई उपाधि नहीं, सम्मान है। यदि त्रिपुंड और त्रिशूल में दम है तो झक मारकर सम्मान करोगे। मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, करोगे कैसे? नहीं करोगे तब रहोगे कहां? ये सब ठीक, लेकिन आचार्य की आय कितनी? आय लागी जितनी। शास्त्री जी जैसे ही महिषासुर मर्दनी का दर्शन करके आए और बैठे ही थे कि पढ़ाई रसोई के काम छोड़कर फिर हाजिर। कुछ भी कहो, अंग्रेजन को घर में रखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शास्त्री जी ने पढ़ाई को गौर से देखा, उन्हें झुंझुलाहट महसूस हुई। ऐसा है कि बैठ जाओ, लगता है तुम्हारे घाट वाले संस्कार गए नहीं, जमाने के हिसाब से चलना सीखो। तो ये बात नोटिस करने लायक है। ये लोग सबसे पहले जो भी कहीं परिवर्तन होता है ना, उसको सबसे पहले अपना लेते हैं, इसलिए ये लोग हमेशा रेस में आगे बने रहते हैं। वैसे ये चीजें तो उनसे सीखने की भी जरूरत है। वह बैठ गई चुपचाप। देखी है कभी जगुआ की मेहर की साड़ी? और अपनी देखो, अपने कान, नाक, गला और कलाई देखो। उसे पहले भी देखा है तुमने और अब भी देखो। तुम्हारा मन भले ना करे, लेकिन मैं अपने मन का क्या करूं? क्या मैं नहीं चाहता कि तुम लुगड़ी नहीं, साड़ी पहनो, गहने पहनो? बच्चियां कायदे से पढ़े लिखे, अच्छी शादी हो, अच्छा वर मिले, घर मिले, जाए तो सास ताना ना मारे। संस्कृत लिखने पढ़ने का सुख तो भोग लिया तुमने। क्या चाहती हो? लड़के भी घाट पर बैठ जाएं, दिन भर पतंग उड़ाएं, गली में टिल्लो मारे। लड़कियां तो मान लो चली जाएंगी, कल बहुएं आएंगी, बच्चे होंगे, क्या इन्हीं दो कोठरियों में रहेंगे? बहुएं पति और कैंचा कैंची के साथ। हम तुम कहां जाएंगे? और महंगाई का जो हाल है, देख ही रही हो उसे। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। पढ़ाई ने पंडित की ओर देखते हुए भी, देखकर भी नहीं देखा। एक बात बताएं, पढ़ाई को सहसा जैसे रास्ता मिल गया। तुम अंग्रेजन को रख दो उपाध्याय या दुबे के घर में, उनके यहाँ जगह भी है, निकट भी है, और वे चाहते भी रहे हैं पढ़ने के लिए आ जाया करे यहाँ। चूतियां हूं मैं, क्षमा प्रार्थी हूं। हर महीने अपनी जेब से 15,000 रुपए उन्हें दिया करो फालतू में। 15,000? हाँ 15,000। जोड़ो जरा, एक दिन का किराया 500 रुपए, तो 30 दिन के कितने हुए? और ये मेरे हिस्से का किराया है। यहां रहेगी तो किसके होंगे? पढ़ाई आश्चर्य से शास्त्री जी को देखती रही। 200 नहीं तो 150 प्रति घंटे के हिसाब से ट्यूशन का भी जोड़ लो। कितने हुए? 4,500। 4.5 में 500 कन्नी के निकाल दो और उसमें किराए के 15,000 जोड़ दो। इस तरह हर माह 19,000। ना हर्रे ना फिटकरी, घर बैठे 19,000। ये सपना नहीं, सच है। और तुम चाहती हो मैं सिर्फ 4,000 अपने पास रखूं और 15,000 दुबे या उपाध्याय को दे दूं? मुझसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में? क्षमा प्रार्थी हूं। शास्त्री जी बोले जा रहे थे और पढ़ाई सुनी जा रही थी। मुंह बाएं। उन्होंने जिंदगी में इकट्ठे ना इतने रुपए देखे थे और ना सुने थे। कहां से मिलते हैं उन्हें इतने रुपए? कौन देता है?
किस लिए देता है? क्या इसलिए कि अपनी गंजी और सुथना पहन के घूमो, सब कुछ दिखाते और झलकाते हुए, और मुफ्त में लुटा दो ये दौलत? सोचो तो, मुफ्त में कोई क्यों देगा? पराइन सिर पकड़े हुए असमंजस में पड़ी रही। थोड़ी देर बाद बोली हंसकर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा है कि खराब। हराम की कमाई जैसे लग रहा है मुझे तो। हराम की? शास्त्री जी ने चिढ़कर कहा। और जजमानी क्या है? घाट की कमाई क्या थी? पॉइंट टू बी नोटेड। जजमानी और घाट की कमाई हराम की कमाई है, शास्त्री जी कह रहे हैं। हाँ, एक बात और जान लो, कोई जरूरी नहीं कि मैं 6 महीने ही रहेगी। खुश हो गई तो हमारे तुम्हारे व्यवहार से, खातिरदारी से, और यदि जगह पसंद आ गई तो साल 2 साल के लिए भी उठा सकती है कोठरी। बोल रहा था कन्नी। जाएगी फिर आएगी, भले 10-20 दिन ही ठहरा करे, आना जाना लगा के रखेगी। कमरा उसी के नाम रहेगा और बंद रहेगा, इसलिए कि कौन जाने खाली करके चली गई तो कमरा किसी दूसरे को ना उठा दे हम। क्या करता है जगुआ? यही तो करता है। लेकिन कोठरी है कहाँ? 2 ही कोठरियां हैं, रहेगी कहाँ? पढ़ाई ने पूछा। छत पर। छत पर? क्या बैठक और आंगन से होकर आएगी जाएगी? और छत पर है ही क्या जहां रहेगी? चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है कन्नी से। 3 महीने का एडवांस लेंगे और महीने भर में कोठरी तैयार करवा लेंगे। अरे, कमरा तो तैयार करवा लोगे, लेकिन उसके आने जाने का क्या करोगे ये तो सोचो। शास्त्री जी खींच उठे। तुम तो बड़ी अझेल औरत हो भाई, ना चैन से रहोगी ना रहने दोगी। इतना सुनना काफी था पढ़ाइन को मुंह फुलाने के लिए। वे जाने के लिए खड़ी हो गईं। जय श्री राम चाचा। उसी वक्त कन्नी गुरु ने बैठक में प्रवेश किया। और आज का एपिसोड हम यही विराम करेंगे। कन्नी गुरु और किस नई समस्या को लेकर शास्त्री जी के पास आए, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। बाकी मोहल्ला से देखने वालों को मालूम है अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अम्बेडकर नामा को फॉलो कर सकते हैं। कोई एपिसोड मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट में चेक भी करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए। जय भीम, धन्यवाद।